Hello friends and welcome to Schooling from Home. Hi, I'm Suchi Sharma and today we are going to learn about stars and the solar system. तो हम क्या है आसमान में बहुत सारी चीजें देखते हैं, सूरज देखते हैं, चांद देखते हैं, तारे देखते हैं। तो अंदर से ऐसे जिज्ञासा सी नहीं होती, क्यूरियोसिटी नहीं होती कि यार जानो ये सब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आज हम इसी सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बस तुम्हें एंड तक पूरी वीडियो देखनी है और सुन लेना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज जो इसमें हमें जाननी है वो है सेलेस्टियल बॉडीज। तो आसमान में जितनी चीजें हैं, ठीक है, जो आसमान में एग्जिस्ट कर रही हैं, रह रही हैं, उन सारी चीजों को हमने एक नाम दे दिया है सेलेस्टियल बॉडी। तो जैसे ये फिगर देखो, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? सूरज है, तारे हैं, फिर ये सारे प्लैनेट्स हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये क्या हुई? हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हुई। अच्छा, अब क्या है कि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज की पढ़ाई होती है, ठीक है, स्टडी जो होती है, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक, इसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अब कुछ चीजें तो आप रोज ही देख रहे हो, सुबह में आपको सूरज दिखता है, शाम तक आपको चांद दिखता है। ठीक, तारे दिखते हैं, तारे अलग अलग, कुछ ज्यादा चमकते हैं, कुछ कम चमकते हैं, ऐसी चीजें दिखती हैं हमें। तो इसमें एक पॉइंट ये है कि जो तारे होते हैं उनके पास उनकी खुद की लाइट होती है। स्टार्स जो हैं वो अपनी लाइट और हीट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक, पर ऐसा चांद के साथ नहीं होता। चांद के पास अपनी कोई लाइट नहीं है। जो हमें चांद दिखता है ना, चमकीला सा, सुंदर सा, वो क्यों होता है कि जब सूरज की लाइट उस पर पड़ती है तो वो उसे रिफ्लेक्ट करता है, चांद जो हमें दिखता है। तो चांद के पास अपनी कोई लाइट नहीं है। चांद की सुंदरता जो है वो नकली है, किसी और की देन है। ठीक है, तो सबसे पहले चांद के बारे में पढ़ते हैं। चांद क्या है? मून। वो हमारे पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक, ये चीजें तो आपको पता ही होंगी, पहले भी पढ़ा है कि पृथ्वी के चारों तरफ चांद हर वक्त घूमते रहता है अपने एक्सिस पे। ठीक, तो चांद जो है वो पृथ्वी का सैटेलाइट है। अब क्या है कि चांद, आपने देखा होगा कि हर रोज आप रात में ऑब्जर्व करो चांद को, तो आप देखोगे कि चांद कभी मोटा दिखते रह रहा है, ठीक है, धीरे 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 उसके साइज जो है वो बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया है तो अभी करो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मून है उसके फेजेस हैं। ठीक, मून के बहुत से फेजेस हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले जो मून है वो पतला होता है, फिर डे बाय डे वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, फिर हमें एक दिन फुल मून दिखता है। ठीक है, और फुल मून के बाद फिर क्या होता है? वो चांद घटने लगता है, घटने लगता है, और एक दिन ऐसा आता है कि हमें वो चांद नहीं दिखता है। 1 महीने में ये पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। तो आप 1 महीने अगर चांद को ऑब्जर्व करो रोज, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा होता इसलिए है कि पृथ्वी के चारों तरफ चांद रिवॉल्व कर रहा है हर वक्त, है ना। तो जब पृथ्वी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है चांद, तो कभी कभी ऐसा टाइम आएगा कि चांद, देखो यहाँ पे मान लो आप इस पोर्शन पे हो अर्थ के, ठीक, अब चांद आपके और सूरज के बीच में आया हुआ है यहाँ पे। तो क्या होगा कि चांद के इस पोर्शन पे तो धूप पड़ नहीं रही है, ठीक है, सूरज की लाइट नहीं पड़ रही है, तो ये पोर्शन जो है ये लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या दिखता है? हमें चांद नहीं दिखता है उस दिन। न्यू मून डे कहते हैं उस दिन को, जिस दिन हमें चांद नहीं दिखता है। उसके बाद क्या होता है? एक पतली सी रिंग दिखती है चांद की अगले दिन। ठीक है, वो जैसे ही थोड़ा सा ऐसे घूमेगा उस पर धूप पड़ेगी। ठीक है, उसका पोजीशन जैसे ही थोड़ा चेंज हुआ अगले दिन, तो उसमें जो धूप पड़ेगी वो हमें फिर से दिखेगी। उसकी वजह से एक रिंग दिखती है चांद की, उसे हम कहते हैं क्रेसेंट मून। ठीक है, इसके बाद धीरे 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 करते हुए हमें एक दिन फुल मून दिखता है, पूरा गोल चमकीला सा चांद। ये होता है जब हमें पूरा पूरा चांद एकदम सूरज के सामने जब चांद आएगा और उसकी पूरी पूरी लाइट पृथ्वी पे रिफ्लेक्ट होगी, तो वो हमें फुल मून दिखता है उस दिन, पूरा राउंड दिखेगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। तो एक फुल मून से दूसरे फुल मून में लगभग 1 महीने का टाइम होता है।
ऐसा होता क्यों है कि मान लो अभी फुल मून है, उसको घटते 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 लगभग 15 दिन लगेंगे। 15 दिन बाद उसमें एक न्यू मून डे आ जाएगा, ठीक, जिस दिन चांद नहीं दिखेगा। फिर उस न्यू मून डे से बढ़ते 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 फिर से फुल मून डे आता है। तो इन सारे प्रोसेस में 30 दिन का टाइम लगता है, ठीक। इसके बाद क्या है कि मून की जो सतह है, ठीक है, सरफेस है, वो बहुत ही खुदरा सा, बहुत ही डस्टी और क्या है, बैरन है। बैरन क्या मतलब, रेत है, वहां पे कुछ उपज नहीं होती है, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। चांद पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे यहाँ पे है, हमें ऑक्सीजन मिल पा रहा है, हमें वाटर मिल पा रहा है, चांद पे ये सारी चीजें नहीं है, ठीक। वहां बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, ठीक, पूरा सूखा जमीन है और बहुत बड़े बड़े माउंटेन है, कुछ तो यहाँ के एवरेस्ट की हाइट के भी हैं। तो यहाँ से आप जब देखते हो तो चांद में आपको पैटर्न दिखता है, आंख नाक मुंह ऐसा कुछ ब्लैक ब्लैक सा, वो उसका सरफेस है जो हमें वैसा दिखता है पृथ्वी से, ठीक। अब आप अगर चांद पे जाके देखोगे पृथ्वी को, तो आपको पृथ्वी जो है वो कैसे दिखती है, ब्लू ग्रीन, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन दिखती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अर्थ पे क्या है, मैक्सिमम जो है वो वाटर है और उसके बाद जो बचे हैं वो लैंड है। तो लैंड जो है वो हमें ग्रीन दिखती है। जब उस पर क्या होता है, अर्थ के पास भी अपनी लाइट नहीं है। अब जब चांद पे खड़े हो गए, ठीक, इस फोटो में देखो तो क्या होगा कि सूरज की जो लाइट है जो अर्थ पे पड़ रही है, तो अर्थ उसे रिफ्लेक्ट कर रही है ना, पृथ्वी उसे रिफ्लेक्ट कर रही है। जब आप चांद पे खड़े हो तो आपको क्या दिखेगा कि पृथ्वी का नीला रंग और हरा रंग दिखेगा, जिसकी वजह से हमें पृथ्वी ब्लूइश ग्रीन कलर की दिखती है, ठीक। सिर्फ चांद से ही नहीं, आप किसी प्लेनेट पे हो, आप अर्थ से बाहर जाते ही अर्थ को ब्लूइश ग्रीन कलर में पाओगे, ठीक। काफी इंटरेस्टिंग है ना ये सारी चीजें। चलो इसके बाद देखते हैं क्या पढ़ना है। इसके बाद है स्टार्स। तो स्टार्स का मैंने बताया आपको कि स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ये होता है इसलिए कि स्टार्स के अंदर ना फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम्स जो हैं स्टार्स के अंदर होते हैं बहुत सारे, और वो कन्वर्ट होते हैं हीलियम एटम में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम यहाँ पे कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है पूरा पूरा, और इसकी वजह से इतने अमाउंट में हीट और लाइट निकलता है कि हमें तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब सूरज भी जो है वो एक तरीके का तारा ही है, पर हमें सूरज बड़ा दिखता है और तारे छोटे छोटे क्यों दिखते हैं। इसका रीजन ये है कि सूरज हमसे बहुत ज्यादा नजदीक है और तारे बहुत दूर हैं। तो हमें सूरज जो है तारों के कंपैरेटिवली बहुत बड़े, और उनका हीट हमें ज्यादा फील होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ना है आपको कि आप कभी रात भर ऐसे छत पे सो किसी दिन और ऑब्जर्व करो तारों को, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि तारे जो है ना वो ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ मूव कर रहे हैं। आप किसी एक तारे को देखो पूरे टाइम, आप देखोगे कि उसकी पोजीशन चेंज होते जा रही है, वो पूरब से पश्चिम की तरफ मुड़ता हुआ दिखता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ना वो पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करती है। अब हम अगर पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं, तो हमें सारी चीजें ईस्ट टू वेस्ट मूव होते हुए दिखेंगी, ठीक। ऐसा यही रीजन है कि क्या होता है, सनराइज और सनसेट हमें दिखता है कि सूरज क्या हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट में ईस्ट में सनराइज हो रहा है और वेस्ट में सनसेट हो रहा है। पर एक्चुअल में क्या होता है कि सन अपनी ही जगह पे है और हम मूव कर रहे होते हैं। तो हम वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं तो हमें सन ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देता है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखोगे कि उत्तर, ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन में एक बहुत चमकता हुआ तारा है, ध्रुव तारा। इसकी कहानियां भी सुनाई जाती है ना। तो ध्रुव तारा जो है वो अपनी ही पोजीशन पे रहता है हर वक्त। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्या है कि अर्थ का जो एक्सिस है उसी के डायरेक्शन में वो सेट है, ठीक। अगर अर्थ ऐसे है, ठीक, तो मान लो अर्थ के नॉर्थ पोल पे है, तो अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है,
ठीक, नॉर्थ टू साउथ तो कर नहीं रहा है, वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट कर रहा है। तो नॉर्थ वाली जो पोजीशन है वहां पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अगर वो तारा है तो वो वहीं पे रहता है, वो अपनी ही जगह पे सेट रहता है, वो कहीं मूव नहीं करता है। तो पहले के टाइम में जब हमारे पास ये डायरेक्शन पता करने के लिए कोई डिवाइस नहीं थी, तो लोग उसी से, कंपास नहीं थी जब हमारे पास, तो लोग उसी से अपना डायरेक्शन पता कर लेते थे, क्योंकि नॉर्थ पोल जब सेट है, नॉर्थ पता है, तो अपने आप नॉर्थ के ऑपोजिट वाला क्या हुआ, साउथ हुआ, बाकी दोनों पता चल जाएंगे कि ईस्ट और वेस्ट क्या है ना। तो जो स्टार्स हैं उन्हें हम डायरेक्शन पता करने के लिए भी यूज करते थे पहले के टाइम में। नेक्स्ट है कॉन्स्टेलेशंस। तो जब आप रात में देखते हो आसमान, तो बहुत सारे जब तारे मिलते हैं ना, तो कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, कि स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप, उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टेलेशन कहेंगे। तो बहुत कॉमन सा जो दिखता है हमें कॉन्स्टेलेशन, वो होता है सप्तऋषि। सप्तऋषि होते हैं, 7 तारे एक साथ होते हैं। इनको ऐसे बोला गया है, कहानियों में बताया जाता है कि ये जो 7 सप्तऋषि, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 7 ऋषि हैं जिनको वेदों का बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो उन्हें हमने तारे की तरह रख दिया है कि जब जब पृथ्वी पे नया जीवन होगा तो वो हमें वेदों का ज्ञान देंगे हर बारी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो 3 पैटर्न्स है वो हमें जानना है। पहला है उर्सा मेजर, ठीक, जिसे हम कहते हैं ग्रेट बियर भी कहते हैं और सप्तऋषि भी कहते हैं। तो इसको इस तरीके से बना दिया गया है, ठीक, ये भालू के शेप में आ जाते हैं ये सारे तारे मिलके। मेन ये है, ठीक, सप्तऋषि, इसके चारों तरफ जो भी तारे हैं इन सबको मिला के हमने एक भालू का पैटर्न बना दिया है। ठीक, नेक्स्ट है ओरियन। इसे हम कहते हैं हंटर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है ना वो हंटर की तरह है, देख रहे हो ये, हंटर की तरह। और इसका जो बेल्ट है, इस हंटर का जो बेल्ट हमने ऐसे इमेजिन किया हुआ है, तो ये जो हंटर के बेल्ट से सीधे हमें एक सबसे ब्राइटेस्ट, ठीक है, बहुत चमकीला सा तारा मिलता है, उसका नाम क्या है, सीरियस उसका नाम है। ठीक, और वैसे ही जो ये जो है सप्तऋषि, ठीक है, उर्सा मेजर जो है, इनका ये जो स्टार है उसके सेम डायरेक्शन में, उसके सीध में हमें एक तारा मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, पोल स्टार, जो हमारा ध्रुव तारा है वो होता है। नेक्स्ट उसमें क्या है, कैसियोपिया। तो ये जो है ये ठंडी में ही देखने को मिलती है जनरली, ठंडी में भी, वो भी अर्ली नाइट में, लेट नाइट में नहीं मिलेंगे आपको। तो ये आपका ऐसे दिखता है कि औरत है और वो बैठी हुई है चेयर पे। ठीक, ये सारे हमारे कॉन्स्टेलेशन। इसके बाद हमें सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सोलर सिस्टम। ठीक, तो अब क्या है, सोलर सिस्टम किसे कहेंगे, कि सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, सूरज और उसके चारों तरफ जो भी सेलेस्टियल बॉडीज मूव कर रही हो उन सबको हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। तो इनमें क्या आ जाएंगे, सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे, और उसके अलावे कुछ चीजें हैं जैसे एस्टेरॉइड, मेटियोर्स एंड कॉमेट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहली बात क्या जाननी है हमें, कि 8 प्लैनेट्स हैं। क्या क्या, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। 2006 तक क्या था, 9 हम प्लैनेट्स पढ़ते थे जिसमें प्लूटो भी था, पर प्लूटो को फिर हमने क्या कर दिया, ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया है, तो अब वो प्लैनेट का हिस्सा नहीं है। ठीक, प्लूटो को हमने हटा दिया, अब हमें सिर्फ 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाई करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या जानना है कि प्लैनेट्स जो हैं आपको रात के टाइम दिख सकते हैं आसमान में, ठीक, वो भी तारे की तरह ही दिखेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि तारे आपको क्या ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, तारे रात में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, पर एक्चुअली तारे ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं। ये ऐसा होता है कि जब स्टार से लाइट आती है अर्थ पे, तो अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में कोई भी डिस्टर्बेंस हो रही होती है,
तो उसकी वजह से, उस डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक, अर्थ में जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, तारे ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं। तो आप जब रात में देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि तारा कौन सा और प्लेनेट कौन सा है, क्योंकि प्लेनेट भी वैसे ही दिखता है। तो प्लेनेट जो है वो टिमटिमाते नहीं है, प्लैनेट कांस्टेंट रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्लैनेट्स हमारे ज़्यादा करीब है, ठीक है, अर्थ के ज़्यादा पास है इन कंपैरिजन टू स्टार्स, तो वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। तो आप आसानी से पता कर सकते हो, ठीक। अब देखो सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। तो ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं, ठीक, लट्टू की तरह ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं वो अपने एक्सिस पे। और साथ के साथ वो सन के, सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो रिवॉल्व करते हैं ना वो अपने अपने ऑर्बिट में करते हैं। अगर रैंडम करते तो उन्हें टकराने का भी तो होता डर, पता चला 2 प्लैनेट्स टकरा गए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सारे ऐसे दूर दूर हैं, ठीक, एक तो काफी दूर हैं और अपने स्पेसिफाइड ऑर्बिट में ही मूव करते हैं वो, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिट है इसका शेप इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल कैसा होता है? सर्कल गोल है, इलिप्टिकल कैसा होगा कि 2 साइड से थोड़ा ज्यादा ऐसे निकला होगा, ठीक, थोड़ा ज्यादा पतला हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा ऊपर से। इलिप्टिकल उस शेप को कहते हैं। इसके बाद क्या है कि ये जो सारे पॉइंट्स है ये मैंने अभी बताई थी, अगर आपको नोट करना है तो आप कर लेना, ठीक है। एक और चीज इसमें ये है कि प्लैनेट्स के पास अपने नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे अर्थ के पास है इसका एक सैटेलाइट मून, नेचुरल सैटेलाइट, वैसे ही और सारे जो प्लैनेट्स हैं उनके पास भी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। पहला प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम का वो है मरकरी। तो मरकरी जो है वो सूरज के सबसे नजदीक है और सबसे छोटा प्लैनेट है, ठीक, हमारे सोलर सिस्टम का, और इसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है खुद की। इसके बाद आता है हमारा वीनस। तो वीनस जो है वो अर्थ के सबसे नजदीक रहता है, ठीक, ये जो प्लैनेट है वो अर्थ के सबसे नजदीक रहता है। और इस ये जो रात के टाइम आप देखोगे तो ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है जो हमें आसमान में देखने को मिलता है। इसके अलावे वीनस को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सनराइज से थोड़े टाइम पहले आप देखोगे अगर तो ईस्ट के डायरेक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा ये प्लैनेट, और सनसेट के बाद आपको वेस्ट के डायरेक्शन में ये देखने को मिलता है ये प्लैनेट, ठीक। इसके बाद क्या होता है, वीनस के पास भी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अर्थ। तो अर्थ जो है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है, ठीक, लाइफ पॉसिबल है। ऐसा क्यों है? पहली चीज तो उसकी सन से जो दूरी है उसकी वजह से हमें जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो मिल पा रहा है। नेक्स्ट है वाटर, फिर है एटमॉस्फेयर, और उसके बाद एक है ओजोन लेयर जो सिर्फ इस प्लैनेट पे ही अभी तक मिली है। तो ओजोन लेयर क्या करती है कि ओजोन लेयर करता क्या है कि अर्थ के बाहर एक कवर बनाया हुआ है जिसकी वजह से जो सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उन्हें वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करने देता है, ठीक। अगर ये एंटर करे तो क्या होने लगेगा हमारे पास कि स्किन कैंसर होने लगेंगे या फिर आई डैमेज होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसकी वजह से, ठीक है। अब क्या है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे टिल्टेड रोटेट करता है, ठीक, वो टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे। नेक्स्ट है मार्स। तो मार्स को हम क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ये रेडिश दिखता है, और मार्स के पास 2 अपने सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद जुपिटर है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये अपने एक्सिस पे बहुत तेजी से रोटेट करता है, और इसके पास बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। और इसके पास एक ना रिंग भी है जुपिटर के चारों तरफ, ठीक। सैटर्न उसके बाद है। सैटर्न क्या होता है? येलो कलर में दिखता है, ठीक। और इसकी खूबी क्या है सैटर्न की
कि इसके पास रिंग्स हैं, ठीक है, बहुत बड़ा सा रिंग है, ठीक, उसमें रॉक्स और आइस के, बर्फ के गोले जैसे हैं जो उसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं, ठीक, और इसके पास भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं और इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। इसकी डेंसिटी सैटर्न की पता करी गई तो वो पानी से भी कम डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर वॉल्यूम, ठीक। फिर आता है यूरेनस। तो यूरेनस जो है वो भी क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। जैसे हमारा वीनस है, वीनस में मैंने एक पॉइंट यहाँ मिस कर दिया था कि वीनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। वीनस और यूरेनस, ये जो दो प्लैनेट्स हैं ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, ठीक। और इसका जो रोटेशनल एक्सिस है, जो मैंने अर्थ का बताया कि टिल्टेड है, इसका पूरा ऐसे लगता है कि झुक गया है, ठीक है, पूरा पूरा झुक गया है। तो ये हमें कैसा दिखता है कि मान लो कि नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट दिखना चाहिए, आपको ऐसे दिखेगा कि ये लेटा हुआ है और ऐसे रोल कर रहा है, ठीक। यूरेनस इतना ज्यादा झुका हुआ है इसका एक्सिस। नेपच्यून है उसके बाद, कि नेपच्यून हमारा जो है वो 8th प्लैनेट है और सबसे बाहरी प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इतना था सोलर सिस्टम में। इसके बाद कुछ चीजें हमें जो जाननी है वो है, तो इस पे सबसे पहला है एस्ट्रॉयड, फिर कॉमेट्स के बारे में जानेंगे, फिर मेटियोर्स के बारे में जानेंगे। तो एस्ट्रॉयड जो है कि मार्स और जुपिटर जो है, ठीक, मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते रहते हैं, वो क्या है, एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखिए, ये हमारा क्या है, मार्स है और ये हमारा जुपिटर है, ठीक। ये मार्स और ये जुपिटर है, इसके बीचों बीच ये एस्टेरॉइड जो है वो मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें कॉमेट्स। तो कॉमेट्स जो हैं वो सन के चारों तरफ इलेप्टिकल पाथ अभी मैंने बताया था, उसमें इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में अपने मूव करते रहते हैं। तो एक जो कॉमेट है उसमें ऐसा लगता है कि उसके पास एक हेड है, ब्राइट हेड है, और उसके पीछे टेल है, ठीक, पूंछ है उसकी, एक सिर है और उसके पीछे उसकी पूंछ है। तो वो जैसे जैसे सन के नजदीक जाते रहते हैं ना, उसकी पूंछ ऐसे लगती है बड़ी होती जा रही है, ठीक। तो कुछ कॉमेट्स जो हैं वो कुछ कुछ टाइम पे, कुछ फिक्स टाइम पे हमेशा ही देखने को मिलती हैं। तो ऐसी जो एक कॉमेट है वो है हेलिस कॉमेट, जो लास्ट टाइम हमें क्या होता है, हर 76 साल, ठीक है, 76 ईयर्स पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट है उसमें है वो है मिट्योर। तो आपने कभी सुना है टूटता तारा, टूटते तारे के बारे में, कैसे अचानक से दिखता है, बहुत स्पीड में जाता है, उसे सब कहते हैं कि मेक अ विश, वहां पे कोई अपनी इच्छा मांगो तो वो पूरी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ अंधविश्वास है। ये एक्चुअल में मिट्योर्स जो हैं वो गलती से अर्थ के एटमॉस्फेयर में कभी कभी आ जाते हैं, तो इतनी तेजी से मूव करते हैं, उनके पास इतना स्पीड होता है, ठीक है, चट्टान की तरह होते हैं, कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर आ जाएं तो फ्रिक्शन की वजह से उनमें क्या होता है, आग पकड़ लेता है वो, ठीक है, और वही ग्लो करता है और ये बहुत जल्दी ही इवेपोरेट होके खत्म हो जाता है। पर अगर कभी इवेपोरेट होने से पहले वो अर्थ पे आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटियोराइट्स कहते हैं। देखो, ये हमारा एस्टेरॉयड है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। नेक्स्ट इसमें कॉमेट्स, इसका ये हेड है, ये टेल है, ये जैसे जैसे सूरज के नजदीक जाता है तो इसका ये जो टेल है, ठीक, ये जो टेल है ये बढ़ता हुआ दिखता है। और ये हमारा मेटियोराइट्स, जिसे हम टूटता तारा कहते हैं, वो। फिर क्या है कि कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो मैनमेड हैं, जिसे हमने भेजा है, ठीक है, स्पेस में। तो वो क्या करते हैं, वो जो मैनमेड सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ मूव करती रहती हैं, ठीक है। अब अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट्स है उससे नज़दीक हम अपने कुछ सैटेलाइट्स भेजते हैं, ठीक है, मैनमेड सैटेलाइट भेजते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो हमें मौसम के बारे में बता देता है, वेदर फोरकास्टिंग जिसे कहते हैं, कि बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, वो पहले ही हमें पता चल जाएगा। या फिर टीवीज जो चल पा रही हैं, रेडियो सिग्नल्स जो मिलते हैं, वो उसकी ही वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, सैटेलाइट्स की वजह से,
ठीक है, ये कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब आर्यभट्ट जो था वो इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट था, मैनमेड सैटेलाइट, जो हमने भेजा था स्पेस में। ठीक, इतना था इस चैप्टर में। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ओके, फिर मिलते हैं, बाय।